Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, Krishna. हेलो गुड आफ्टरनून गौरव. कैसे हैं आप सभी लोग? तो सॉलिड स्टेट. गुड आफ्टरनून निहारिका. सॉलिड स्टेट चैप्टर आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? अच्छे से चीजें बन रही हैं? ओके, दैट्स नाइस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज सॉल्यूशंस. तो कोई पिछले चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शैल वी स्टार्ट? हाँ जी. आदित्य, निहारिका, कृष्णा, गौरव, वैभव, प्रज्ञा, मनश. ओके, स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर? हाँ जी. ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशंस. नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशंस. Solutions, or sometimes this chapter is named as liquid solution or dilute solution. In this chapter we will mainly deal with dilute solution. मतलब ज्यादातर 99% केसेस में हम डाइल्यूट सॉल्यूशन से ही डील करेंगे. दिस चैप्टर इज सॉल्यूशन. अब जो ये सॉल्यूशन चैप्टर है, इसके दो टाइप के वेटेजेस हैं. वन इज डायरेक्ट वेटेज एंड वन इज इनडायरेक्ट वेटेज. डायरेक्टली ये चैप्टर हर साल एग्जाम में आता है, लगभग हर साल. बट इनडायरेक्टली भी ये बहुत जगह यूज होता है. सबसे पहले कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अ सॉल्यूशन? कैन यू टेल मी व्हाट इज अ सॉल्यूशन? एनीवन? दिस इज सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. हाँ बताइए, व्हाट इज सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, एनीथिंग एल्स जो आप बोल सकें? यस, करेक्ट. करेक्ट. ओके मनश. आदित्य थोड़ा और उसको मॉडिफाई करके बोलो. समथिंग मोर इफ यू कैन टेल. हाँ जी. सॉल्यूशन के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं. सो आई कैन से about solution is a solution is जो मनश ने पॉइंट कहा उसको भी मैं इंक्लूड करता हूं. a solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more than two components. दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसे सॉल्यूशन कहते हैं. दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर, उसको सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, क्या बोला मैंने? A solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. Okay, this is known as solution. Okay, like addition of sugar or salt in water. Okay, and in general, their separation by simple physical method. Their separation by simple physical method is very difficult.
मतलब इनको सिंपल फिजिकल मेथड से हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे क्या कहते हैं हम? सॉल्यूशंस। वी कॉल इट सॉल्यूशन। कितने लोगों को क्लियर है? हाँ जी, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी इशू टू एनीवन? शैल आई प्रोसीड? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया? गुड कृष्णा। ओके ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन कई टाइप की होती है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं बाइनरी सॉल्यूशन, और हमको मेनली बाइनरी को ही पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होती है? तो हम बोलेंगे अ सॉल्यूशन इज सेट टू, यस बाइनरी मींस टू मनश, अ सॉल्यूशन इज सेट टू बी बाइनरी जिसमें दो कंपोनेंट, ठीक है, इफ इट कंसिस्ट ऑफ, if it consists of two components only, सिर्फ दो ही कंपोनेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट, एंड दिस इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन सा होता है? जनरली इन लेसर अमाउंट, यस लेसर अमाउंट वाला सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट कौन सा होता है? जनरली इन लार्जर अमाउंट, डोंट से कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट, इन लार्जर कॉन्सेंट्रेशन, लार्जर अमाउंट। मैं कॉन्सेंट्रेशन इसलिए नहीं बोल रहा कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के बनता है। क्लियर है? इज इट फाइन? सभी बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बाइनरी सॉल्यूशन क्लियर है? यस, नोट करिए फटाफट, नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, तीन कंपोनेंट वाले को क्या बोलेंगे अपन? तीन तीन कंपोनेंट वाले को क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है? तीन कंपोनेंट वाले को क्या कहेंगे? दो वाले को बाइनरी कहा तो तीन वाले को क्या कहेंगे? तीन वाले को बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन या टर सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब a solution is said to be ternary if it consists of three components, तीन components। क्लियर है? यस, नहीं, फोर्थ इज क्वार्टरनरी। फोर्थ नहीं, मतलब थर्ड, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी मतलब जिसमें चार कंपोनेंट होंगे। इसी प्रकार बस ये बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में बता रहा हूं एन कंपोनेंट सॉल्यूशन, एन कंपोनेंट सॉल्यूशन। एन कंपोनेंट सॉल्यूशन क्या होगी? विच कंसिस्ट ऑफ एन कंपोनेंट्स, जिसमें एन कंपोनेंट्स। इज इट क्लियर? क्या आप सब बच्चों को क्लियर है? हाँ जी बताइए। मनश यू ने क्या बोल रहे हो? हाँ आयुष, क्लास स्टार्ट हुई है। यस, न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, बट दे ऑल आर इजी। दिस चैप्टर इज अ इजी चैप्टर, दिस चैप्टर इज अ वेरी इजी चैप्टर, डू नॉट वरी अबाउट दिस। काफी इजी चैप्टर है। लिख लिया? आगे बढ़ूं? शैल आई प्रोसीड? अब मुझे बताओ, ओवरऑल हमारे कितने स्टेट्स ऑफ मैटर आपने सुने?
कितने स्टेट्स ऑफ मैटर आपने सुने? क्या कह रहे हो? जेई में सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, देयर इज नो सच वेटेज। ओके, इन जनरल हमने 5 सुना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी, बट जनरली हम 3 यूज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो कितने टाइप की बाइनरी सॉल्यूशन हो सकती है? तो सॉल्यूट, इधर में सॉल्वेंट, और यहां पे उसका एग्जाम्पल। तो यदि मैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल ऐसे देखूं, तो ओवरऑल 9 तरह की सॉल्यूशन हो सकती है। कितने तरह की सॉल्यूशन हो सकती है? 9। हो सकता है कि सॉल्वेंट जो वो हो सकता है सॉल्वेंट जो वो गैस हो, और सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हो सकता है सॉल्वेंट लिक्विड हो, और ये हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, समझ में आ गया? ठीक है। नाउ 3 टाइप की और सॉल्यूशन हो सकती है। हो सकता है जो सॉल्वेंट हो वो सॉरी सॉलिड हो, और जो सॉल्यूट हो दैट कुड बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरह से बाइनरी सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो कितने लोगों को ये 9 टाइप्स क्लियर हैं? इज इट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके प्रज्ञा, मनश क्लियर है, आयुष, निहारिका, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल बिल्कुल जनरल नॉर्मल दुनिया वाले एग्जांपल बता दो। सॉलिड विच इज डिसॉल्व्ड इन अ गैस, बताइए। स्मोक, जनरल सोचो, मतलब नॉर्मल दुनिया में आप जो देखते हो वो वाले सोचो। अब लिक्विड डिसॉल्व्ड इन अ गैस, यस करेक्ट, और कोई एग्जांपल? ह्यूमिड एयर, यस। हाँ सही बोल रहे हो मनश, गैस डिसॉल्व्ड इन अ गैस, एयर। बहुत सिंपल, ये आपको 5वीं 6वीं में पढ़ाया होगा। सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, salt plus water, liquid in a liquid, milk plus water, gas in a liquid। इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कौन सी हो सकती हैं? जैसे पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, ये सब जो आप देखते हैं, कोक, हाँ ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड में क्या हो सकता है? अलॉयज। लिक्विड इन सॉलिड में क्या हो सकता है? मरकरी अलॉय, मरकरी लिक्विड होती है ना, तो मरकरी अलॉयज। मरकरी अलॉयज को अमलगम्स भी कहते हैं। और गैस इन लिक्विड में, ठीक है, इसको याद रखना, ये आपको शायद 11th में आपने पढ़ा होगा। H2 गैस जो होती है, इट इज एडजॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब नहीं कहा, एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पढ़ा होगा आप। You might have studied this in catalytic hydrogenation. Yes, this year in surface chemistry also you are going to study 5th chapter. चलो ये सिंपल सी चीजें समझ में आ गई।
तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करें। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो जल्दी से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक लगभग लगभग सभी चैप्टर्स में यूज होता है। दिस इज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, या इन्हीं को हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। हाँ मनश, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का अर्थ क्या हुआ? जैसे सपोज, अच्छा कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जब आपको पता है कि भाई इतना सॉल्यूट डाला, इतना सॉल्वेंट डाला और सॉल्यूशन ऐसा बना, तो फिर व्हाई नॉट देयर इज वन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन? व्हाई देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन? व्हाई देयर आर मल्टीपल कंसंट्रेशन टर्म्स? बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों होती हैं? क्यों कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के तरीके इतने सारे होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज मल्टीपल गिव्स मोर प्रिसाइज, ये बात नहीं है। जैसे कि सपोज आप में से किसको मैं अनम्यूट करूं? कोई हॉस्टल में रहा है आप में से? एनीवन हु लिव्ड इन हॉस्टल बिफोर दिस? कोई हॉस्टल में नहीं रहा? ओके, आदित्य, आदित्य मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है? आदित्य ससाने, ओके, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। ओके सर। हाँ, आदित्य एक बात बताओ, हॉस्टल यस में सर। जब आप रहते थे तो कहाँ के हॉस्टल में रहे हो? सर प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी अहमदनगर। प्रवरा। नियर व्हाट? प्रवरा प्रवरा जावरा। सर, अहमदनगर। प्रवरा ओके प्रवरा। ओके। नाउ समटाइम्स ऐसा हुआ होगा कि हॉस्टल में खाना बहुत खराब बना होगा, हुआ है? यस सर। और समटाइम्स ऐसा बना होगा कि बहुत अच्छा भी बना होगा, हाँ राइट? सो जब, एक बात बताओ, जब खाना बहुत अच्छा बना, हाँ। हाउ वुड यू एक्सप्रेस्ड दी योर जॉय? कैसे, आपने क्या कहा होगा उस टाइम? अच्छा बना है मतलब। अच्छा बना है, इट्स वेरी गुड फूड, टेस्टी हाँ। है, मजा यस आ सर। गया, ऐसा। टेस्टी है। यस आपका सर। कोई एक फ्रेंड होगा जो पागल हो गया, अरे वाह बहुत अच्छा खाना है, अब तो मैं यही खाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी, बहुत उस बात को एग्जैजरेट करके कहा होगा, ठीक है? तो मैं उसको हाँ बोल सर सकता हूँ था। कि मोर एप्रिसिएशन। और एक ऐसा होगा जिसने न्यूट्रल एप्रिसिएशन किया होगा, हाँ ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, जब खराब खाना बना, जिस दिन खराब खाना बना उस दिन आपने क्या कहा? कि खाना अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, ओके। टेस्ट नहीं सो यू वुड हैव टोल्ड दैट, मतलब फूड इज नॉट गुड, नॉट था। गुड, यस आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, नॉट गुड यस कहा मैंने। किसी यस ने कहा सर। होगा इट्स बैड, और किसी ने कहा होगा अरे बहुत ही खराब खाना है, मैं तो आज के बाद खाऊंगा ही नहीं, यस सर। ठीक? मतलब मैं क्या कहूंगा, मोर क्रिटिसिज्म। नाउ टेल मी, बहुत आराम से समझना, कि जब खाना अच्छा बना था तब तीन तरह के लोग हमको मिले। उसी खाने को किसी ने कहा ओके, किसी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, किसी ने कहा टेस्टी है, मतलब नॉर्मल वर्ड में कहा। जब खाना बहुत बुरा बना था, किसी ने कहा बुरा है, किसी ने कहा ज्यादा अच्छा नहीं है, और किसी ने कहा बहुत 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 बुरा है। तो एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के तीन तरीके मिल गए आपको।
Now you're expressing the concentration of, let's say, salt in your food. तो एक ही चीज को जी सर, बताने के तरीके कितने हो गए? 3। तो इधर भी एक ही चीज को बताने के तरीके कितने हो गए? 3। इसलिए दिस इज द रीजन, बिकॉज देयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर सिंगल थिंग। एक सिंगल चीज को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नाउ टू एक्सप्रेस दोज कॉन्सेंट्रेशन in multiple ways by multiple people, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए बहुत सारे मेथड रिक्वायर होते हैं। अब समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। सो बाकी लोगों को क्लियर है क्या कहा मैंने कि क्यों मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इतने सारे लगे? हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ये चाहता हो कितने मोल्स डिसॉल्व्ड हैं सॉल्यूशन, कोई ये जानना चाहता है कितना ग्राम डिसॉल्व्ड है सॉल्यूशन, कोई ये जानना चाहता है कि कितना ग्राम सॉल्यूट है, कितना ग्राम सॉल्वेंट है। हमें थोड़ी पता है कि सामने वाला क्या जानना चाहता है, तो वो जो जानना चाहता है उसके हिसाब की कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम उठा लेते हैं। Therefore, there are multiple ways for expressing concentration. Okay, so you can put the heading concentration terms or methods of expressing concentration. Then I will start. So the first concentration term is strength in ग्राम पर लीटर। कभी कभी ग्राम पर एमएल में भी होती है और ग्राम पर एमएल, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो हम ऐसा बोलते हैं स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, मैं इसको ग्राम पर लीटर वाला ही ले रहा हूं अभी, इसको बता देता हूं। स्ट्रेंथ वुड बी इक्वल टू, वी विल से वेट ऑफ सॉल्यूट in grams upon volume of solution. I am saying volume of solution, not volume of solvent, in liter. So what is the strength? Weight of solute in grams upon volume of solution in liter. Suppose 5 gram of NaOH in 2 liter of solution. हमसे कहा गया बताओ स्ट्रेंथ बताओ ग्राम पर लीटर में। कुछ नहीं करना, 5/2, 5 ग्राम अपॉन 2 हो गया 2.5 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? Is that fine? Is it clear? Is there any doubt to anyone? हाँ जी कहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को भी? गुड, लिख लिया या आपने पहला स्ट्रेंथ? ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकंड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब जैसे सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है। मिक्सचर कैसा है? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। सपोज इसमें 3 गैस हैं, ए, बी और सी। ए गैस के मोल्स हैं Na, बी के Nb और सी के Nc। तो मुझसे पूछा गया व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब ए के मोल टोटल मोल के रिस्पेक्ट में कितने, तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन समेशन ऑफ मोल्स। क्या ये बात क्लियर है? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे लेट्स से हमारे पास, मैं आईआईटी का नहीं लेता हूँ, नीट का लेता हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग वेटेज रहता है। नीट में बायो होता है, बायो के 90 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस। तो मैंने माना अभी तो 4-4 नंबर में, इसका एक एक नंबर मान लेता हूँ। तो लेट्स से 90 मार्क्स का बायो
45 का फिजिक्स, 45 का केमिस्ट्री, मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो टेल मी व्हाट इज द मार्क्स फ्रैक्शन ऑफ बायो। कोई बता सकता है बायो का मार्क्स का फ्रैक्शन कितना है? हम क्या बोलेंगे, मार्क्स ऑफ बायो अपॉन टोटल मार्क्स। मार्क्स के कितने हो जाएगा, 90 अपॉन टोटल हो जाएगा 180, तो क्या 1/2। बिल्कुल सही मनश। टेल मी व्हाट इज मार्क्स फ्रैक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या होगा, 45 अपॉन 180, तो 1/4। और सेम हो जाएगा मार्क्स फ्रैक्शन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज आल्सो 1/4। कितने लोगों को समझ में आई बात? क्लियर है? तो यदि ऐसा है तो हम यहां भी तो लिख सकते हैं सिमिलरली मोल फ्रैक्शन भी वही है। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, एक्स बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। इसमें जरूरी नहीं है 2 या 3 कंपोनेंट हो, इसमें 10 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। टोटल से हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स इज एन बी अपॉन सिग्मा एन। और हम लिख सकते हैं, एक सेकंड, तो हमसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या है, then we will say number of moles of C upon number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C, which is NC upon N total, or we can say NC upon sigma N. एक और बात, यदि मैं इन सब मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं, सारे कंपोनेंट को, XA plus XB plus XC, मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो प्रूफ करके देख लो, XA की वैल्यू कितनी है, Na अपॉन N टोटल, XB की कितनी है, NB अपॉन N टोटल, XC की कितनी है, NC अपॉन N टोटल। ये हो जाएगा Na प्लस NB प्लस NC अपॉन N टोटल, एंड दिस इज नथिंग बट N टोटल, N टोटल अपॉन N टोटल दैट इज इक्वल टू 1। कितने लोगों को मोल फ्रैक्शन एकदम अच्छे से क्लियर है, बताइए। हाँ जी, प्रज्ञा, निहारिका, आयुष, आदित्य, मनश, यस, सभी लोगों को क्लियर है, कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट तो नहीं। गौरव, आयुष, कृष्णा, वैभव, गुड। जल्दी से नोट कर लो इसको, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मिटा दूं अब? हाँ जी, डन। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है 28 ग्राम ऑफ N2 और 88 ग्राम ऑफ CO2 और 64 ग्राम ऑफ मीथेन। मुझसे कहा गया ये एक कंटेनर में है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। इन सबके मोल फ्रैक्शन बताओ। तो यदि मुझे मोल फ्रैक्शन बताना है तो पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए मोल्स कितने। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने होंगे। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा, कहिए फटाफट। जल्दी बताओ यार। ओके मनश, कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 28 अपॉन 28, नो नॉट इनटू एवोगाड्रो नंबर। अरे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं आता क्या, 11th में पढ़ा होगा ना।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। याद आ गया? ठीक है बेटा, दिस इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, this is 88 upon 44, that is again equal to 2, and number of moles of methane is equal to 64 upon 16 हो जाएगा। ये क्लियर है कैसे N2 का 1 मोल आया, CO2 के 2 और मीथेन के 4? सबको क्लियर है या नहीं है? जल्दी बोलो। तो N2 के मोल्स क्या होंगे? नंबर मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। हो जाएगा 1 अपॉन 4 और 2 6 और 1 7, 1/7। करेक्ट गौरव। तो CO2 वाले का आंसर आ जाएगा 2/7 और मीथेन वाले का कितना आ जाएगा 4/7। क्या आप सबको क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन करके बताओ। 6.022 into 10 power 24 number of methane molecules plus 44.8 liter of O2 at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure plus 44 ग्राम ऑफ N2। इसमें मुझे सबके मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ, मीथेन, ऑक्सीजन और N2O तीनों के बताओ। करो जल्दी। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। आ गया क्या आंसर? जिसका आ गया वो बताओ फटाफट। आपने मोल्स निकालने के 3 तरीके सीखे होंगे, उससे करना पड़ेगा। एक होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा तरीका होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, दिस इज अंडर 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक होता है गिवन मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ओके गुड मनश। मनश के अलावा किसी का आंसर आया क्या? और किसी का आंसर आया मनश के अलावा? ओके बाकी किसी का और? चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन पहले निकालना है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10 to the power 24 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एक फॉर्मूला ये होता है। तो आंसर आएगा 10। कितना आएगा? 10। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालना है। अब इसमें आपको वॉल्यूम दिया है, तो 44.8 अपॉन 22.4 तो यह जाएगा 2। फिर 44 ग्राम ऑफ N2O दिया है, तो गिवन मास अपॉन N2O का मोलर मास निकालना, वो भी 44 आएगा, 1। तो मनश आपने निकाला जरूर है पर आपका आंसर गलत है। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन आ जाएगा 10 अपॉन 10 दोबारा 13। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 ये आ जाएगा 2/13 और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O ये आ जाएगा 1/13। क्लियर है?
सभी बच्चों को एक बार और देख लो, कोई डिफिकल्टी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि you will face these type of question in the exam while taking the exam. चलिए, तो मैं इसको रब कर दूं। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई विल गिव, नो प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन देते हैं, गौरव की इच्छा है तो। चलो, एक क्वेश्चन और। थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, फिर 64 ग्राम ऑफ SO2, फिर 67.2 लीटर of N2O at 273 Kelvin and 180. Solve it. और एक और लिख देता हूँ, 5 moles of मीथेन। करो, 4 दे दिया इसमें। करिए सॉल्व फटाफट। आवाज आ रही है मेरी? ओके, ओके मनश। आंसर आ गया क्या? ओके मनश, देखते हैं। ओके आदित्य। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालूं। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालो। सल्फर डाइऑक्साइड के कितने आएंगे? 64/64, ये 1 आ जाएगा। फिर N2O में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O में वॉल्यूम दे रखी है 67.2/22.4। 22.4 क्यों है? क्योंकि 273 केल्विन और 180 एम्प, ये 3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन ऑलरेडी 4 दिए।
टोटल कितना हो रहा है? 4 और 3 7 और 1 8 और 8.5। ये 8.5 हो रहा है। आप लोगों ने क्या क्या निकाल के रखा है? गलत सलत कुछ भी? इट्स 8.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा? 0.5 अपॉन 8.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 क्या होगा? 1 अपॉन 8.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O क्या होगा? 3 अपॉन 8.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन क्या होगा? 4 अपॉन 8.5। चलिए बताइए, क्लियर है कि नहीं है? हाँ 5 दिया, सॉरी, एक मिनट नाइ लास्ट वाला 5 मोल्स दिया है। ओके, तो मिट गया था ना, तो मुझे ध्यान नहीं है। ये 5 दिया है। इफ इट इज 5 तो ये 9.5 हो जाएगा। इट इज 9.5। तो यहां से सब जगह मिटा देता हूँ। 0.5 अपॉन 9.5, 1 अपॉन 9.5, 3 अपॉन 9.5, 4 अपॉन 9.5। आयुष, ओके आयुष फिर से सुनो। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके होते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कितने तरीके होते हैं? 3। पहला फ्रॉम गिवन पार्टिकल्स, तो हम बोलते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये पहला तरीका होता है। फिर यदि मास दिया हो तो हम बोलते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। और यदि वॉल्यूम दी होती है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकालते हैं। बट 273 केल्विन और 1 एटीएम पे दिया होता है तो हम बोलते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। बट दिस इज ट्रू ओनली एट 273 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर। 1 एटीएम प्रेशर और 273 केल्विन पे। हाँ जी बताइए, क्लियर है? आयुष, अब ये फॉर्मूले हम लगाएंगे। फर्स्ट वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पार्टिकल्स दिए हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। सेकंड वाले में ग्राम दिया है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, सेकंड फॉर्मूला लगेगा। थर्ड वाले में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा। फोर्थ वाले में कुछ पूछा ही नहीं है तो फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। चलिए अब एक बार देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी किसी प्रकार की? सिंपल सिंपल चीजें हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, ओके चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया। अब जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, जिनको हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? दे ऑल कम्स अंडर परसेंटेज कैटेगरी, या इसे कहते हैं पार्ट्स पर 100। क्या कहते हैं? पार्ट्स पर 100। तो ये चारों के चारों किस कैटेगरी में आते हैं? पार्ट्स पर 100। किसमें आते हैं? पार्ट्स पर 100। ठीक है, परसेंट, पर सेंट मतलब प्रतिशत, पर 100, पर 100। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, तो मैं आगे बढ़ूं। डन, ओके। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज W बाय W। इसके 2-3 नाम है। इसको मास परसेंट भी कहते हैं,
वेट परसेंट भी कहते हैं, इसको परसेंटेज बाय मास भी कहते हैं, इसको परसेंटेज बाय वेट भी कहते हैं, या इसका जो सबसे फेमस नाम है परसेंटेज वेट बाय वेट, ये भी कहते हैं। अब वेट बाय वेट का क्या अर्थ है सुनना। इन जनरल न्यूमरेटर पोर्शन में हम ऐसा बोलते हैं, परसेंटेज W बाय W इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और ये वेट ग्राम में हम मान रहे हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100, क्या है इसका फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट। इसमें सॉल्वेंट का वेट नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कहीं लिखा है कि 20% वेट बाय वेट ऑफ एक्स, तो हम क्या कहेंगे? इट मींस 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कहीं लिखा है 30% वेट बाय वेट ऑफ लेट से H2SO4, तो आप क्या बोलेंगे? 30 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमको क्या पता चल गया? मतलब ये यदि कहीं लिखा है, हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि कहीं लिखा है X% वेट बाय वेट, तो दिस मीन्स, या दिस मीन्स X% वेट बाय वेट मीन्स X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। क्या बताता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। that is percentage weight by weight, and formula is weight of solute upon weight of solution into 100। कितने लोगों को क्लियर है? हाँ जी, is it clear? Please tell me. आदित्य ओके, बाकी लोगों को सब बताइए जल्दी। कृष्णा, आदित्य, बाकी लोग, प्रज्ञा, गौरव, बाकी लोग। वैभव कहाँ है आज? If M is 20%, no, Manas, not like that. ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है। We are only talking about binary solution. तो ये फर्स्ट नंबर की बजाय इसमें अपन नंबर डाल देते हैं। कौन सा नंबर था? 2 हो गए ना, थर्ड नंबर। 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ लिए। चलिए नोट कर लिया इसको, नोट हो गया। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो फोर्थ है परसेंटेज V बाय V। इसको यस जनरली वी कंसिडर जनरली बाइनरी सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट, या फिर बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ऐसा भी कहते हैं। तो बहुत आसान है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। तो परसेंटेज V बाय V का मतलब क्या हुआ? हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। ना यू कैन यूज लीटर ऑल्सो, बट दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम ml यूज कर रहे हैं, ml यूज कर रहे हैं।
जैसे कहीं लिखा है 30% V by V, this means 30 ml of solute in 100 ml of solution. यदि कहीं लिखा 20% V by V of HCl, तो आप क्या बोलेंगे? 20 ml of solute in 100 ml of solution. तो हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से कि कहीं पे लिखा है y% V by V, that means y, not gram, sorry, y ml, y ml of solute in 100 ml of solution. यस यस मनुष, चलिए क्लियर है सभी बच्चों को? परसेंटेज V by V क्लियर है? याद रखना नीचे ऊपर सॉल्यूट होता है, नीचे सॉल्यूशन होता है। जल्दी बताइए क्लियर है या नहीं? टेल मी फास्ट। इसको मिटा रहा हूं मैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी से एक और खत्म करते हैं, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, 2-3 मिनट। नेक्स्ट है परसेंटेज W by V, इसको बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ये भी पार्ट्स पर 100 में ही आता है। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसका, कोई बता सकता है क्या? क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100. This is the formula. Suppose कहीं लिखा है 20% W by V of X, तो हम बोलेंगे 20 ग्राम of X in 100 ml of solution. Suppose कहीं लिखा है 35% W by V of, let's say, HNO3, then you will say 35 gram of HNO3 in 100 ml, ध्यान से सुनना, 100 ml of solution। तो फाइनली हम बोल सकते हैं Z% W by V का मतलब है Z ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। हाँ जी, अब बताइए एकदम क्लियर है? किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं? यस प्लीज। तो परसेंटेज V by W क्या होगा? 6th वाला। व्हाट इज परसेंटेज V by W? फॉर्मूला बताएगा कोई? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जाम्पल 30% वॉल्यूम बाय वेट मतलब 30 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यस करेक्ट प्रज्ञा। चलो, कितने बच्चों को अभी का क्लियर है मामला? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? आज जितना पढ़ाया समझ में आया एकदम अच्छे से? बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। तो इसको रिवाइज करके आइएगा, देन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, रिवाइज एंड कम। ओके, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। Okay, have a good day.